अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मिनी वैन लंबी चौड़ी पार्किंग लॉट में आकर रुकी तो उसकी हेडलाइट की रोशनी में पथरीली तख्ती पर लिखा साइन बोर्ड रोशन हो गया। ऐतिहासिक किले में स्वागत। 4 लोगों का खानदान उस वैन से नीचे उतरा। वो सब थके हुए नजर आ रहे थे। वो अपना सामान पथरीले रास्ते पर अपने पहिए वाले बैग को घसीटते हुए होटल के मेन दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। मम्मी, हम किसी अच्छे होटल में क्यों नहीं ठहरे? बड़ी बेटी ने शिकायती लहजे में पूछा। खामोश रहो जैनी, ये जगह तुम्हारे डैडी के लिए बहुत अहम है, उसकी माँ लेनी ब्राउन ने दबे लहजे में कहा। असल में लेनी ब्राउन अपनी बेटी की तरह खुद भी ये ठंडी रात इस पुराने किले के अंदर नहीं गुजारना चाहती थी, मगर फैसला किया जा चुका था क्योंकि उसका पति स्टीव ब्राउन इस किले के बासियों का वारिस था। उसके बाप दादा 18वीं सदी में इस किले के बासी थे और वो उनकी नस्ल से था। उसके लिए ये एक रोमांटिक सफ़र था, अपने पास्ट से नाता जोड़ने की एक कोशिश थी। इसीलिए उसने इंग्लैंड से हिंदुस्तान तक का ये लंबा सफ़र तय किया था। वो इस जगह को देखना चाहता था, छूना चाहता था, जहाँ उसके बाप दादा रहा करते थे। इसीलिए भलाई इसी में थी कि जैनी की बड़बड़ाहट पर कोई ध्यान न दिया जाए, वरना स्टीव ब्राउन के भड़क जाने का खतरा था। जैनी ने अपने दांत खिचखिचाए, बेदिली से अपना बैग उठाया और मेन दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। ये किला कोलकाता शहर के करीब तकरीबन 200 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंग्रेज़ फ़ौजों के रहने के लिए बनवाया था। ये एक छोटा सा किला था। बाद में जब अंग्रेज़ों ने सारे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया तो ये किला एक छावनी के तौर पर काम आता रहा। 1947 में अंग्रेज़ों के यहाँ से जाने के बाद ये किला एक होटल में बदल दिया गया। अब वो लोग इसी होटल में रात गुजारने और अपने पास्ट को तलाश करने आए थे। सामने इमारत की खिड़कियों से रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी, जिससे आंगन में भी उजाला था। खिड़कियों में पुराने अंदाज के शीशे लगे हुए थे। मेन डोर काफ़ी ऊंचा और वजनी था। उसके ऊपर पुराने ज़माने की मेहराब बनी हुई थी। दरवाजे के सामने धीमी रोशनी में बहुत बड़ा वजनी मेज़ रखा हुआ था, जिस पर एक कंप्यूटर भी नज़र आ रहा था। वो सब जब दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो मेज़ पर कंप्यूटर के पीछे बैठी औरत ने उन सब की तरफ गौर से देखा। वो नौजवान, खूबसूरत और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। उसके होठों पर पेशेवराना मुस्कुराहट थी। बिल्कुल काली नागन जैसे बल खाते हुए रेशमी बाल कमर से नीचे तक लटके हुए थे। वेलकम, आप ज़रूर ब्राउन फैमिली हैं। मेरा नाम उमा है। मैं आपको इस ऐतिहासिक किले में वेलकम कहती हूँ। हमें आप ही का इंतज़ार था। उमा की आवाज़ बहुत खनकदार थी। उसने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर उनको वेलकम कहा। स्टीव पागलों की तरह उस लड़की को घूरे जा रहा था। लेनी ने ज़ोर से अपनी कोहनी उसे दे मारी ताकि उसको वापस होश में ला सके। ओह हाय, आई एम स्टीव। स्टीव गड़बड़ा गया। हमने आपके रहने का इंतज़ाम आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इस इमारत में किया है, जो कभी इस किले के इंचार्ज के रहने की जगह थी। आप अपना सामान वहाँ रख लीजिए, उमा ने पेशेवराना मुस्कुराहट के साथ कहा। फिर वो पूछने लगी, क्या इसके बाद आप इस किले की सैर करना चाहेंगे? ज़रूर, हम आए ही इसीलिए हैं, स्टीव ने बेचैनी से कहा। जेनी और लिज़ा ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाईं। वो ज़्यादातर खामोश ही रहती थीं। आम तौर से लेनी ही उनकी तरफ से बोलती थी। काफ़ी रात जा चुकी थी, हर कोई थका हुआ था और यही काफ़ी था कि दोनों ने अभी तक शिकायत नहीं की थी। उमा उनकी हिचकिचाहट को महसूस करके उठते हुए बोली, मुझे उम्मीद है आप बोर नहीं होंगे। मेरे साथ आइए, मैं आपको आपके कमरे दिखा दूँ। वो उनको लेकर मेन गेट से बाहर निकली, पथरीले रास्ते पर आंगन पार किया।
उनके पहियों वाले सूटकेस पथरीले रास्ते पर उछलते कूदते जा रहे थे। पत्थरों से बनी एक पुराने ज़माने की छोटी सी इमारत के सामने वो आ खड़े हुए। उमा ने दरवाज़ा खोला और ब्राउन फैमिली अंदर दाखिल हो गई। ये जगह लेनी की उम्मीद से ज़्यादा बेहतर थी। सामने एक हॉल था जहाँ एक बहुत बड़े आतिशदान में लकड़ियाँ जल रही थीं। मिट्टी के तेल के लैंप चारों तरफ रोशनी बिखेर रहे थे। उस हॉल में एक मखमली सोफ़ा और चमड़े से मुड़ी हुई 2 पुराने ज़माने की कुर्सियाँ पड़ी थीं। वैसे वो किले जितनी पुरानी नहीं थी। एक छोटा सा रास्ता बाथरूम तक जाता था जिसमें बाथ टब समेत नए दौर की सारी सुविधाएं मौजूद थीं। लेनी ये देखकर खुश थी कि मेहमानों को मेहमान खाने के नाम पर कुछ सुविधाएं तो ज़रूर मिल रही थीं। हॉल के दोनों तरफ 2 बेडरूम थे। सीधे हाथ वाले बेडरूम में 2 सिंगल बेड थे। दोनों लड़कियों ने फ़ौरन वो बेडरूम ले लिया। उल्टे हाथ वाले बेडरूम में डबल बेड लगा हुआ था। वैसे ये उस बेड से छोटा था जो लेनी अपने घर में इस्तेमाल करती थी, मगर एक रात के लिए ये काबिले कबूल था। मैं कुछ मिनट बाद वापस आती हूँ, फिर आपको बाकी जगहें दिखाऊंगी, उमा बोली और बाहरी दरवाज़ा बंद करके चली गई। वो लोग अपना सामान खोलने लगे। 15 मिनट बाद बाहरी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। जवाब में दरवाज़ा खुला तो उमा दहलीज पर खड़ी थी। उसके हाथ में पीतल के बड़े बड़े बर्तन थे। उसने वो बर्तन आतिशदान के करीब रख दिए। एक का ढक्कन उठाया, आतिशदान से कुछ कोयले लिए, उसमें डाले और फिर ढाँप दिया। दूसरे बर्तन के साथ भी उसने ऐसा ही किया। पुराने ज़माने में लोग पीतल की ये अंगीठी अपने बेडरूम को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। जब हम वापस आएंगे तो आपके कमरे पूरी तरह गर्म हो चुके होंगे, उमा बोली। फिर वो ये बर्तन दोनों बेडरूम में रखने के बाद उनके पास हॉल में आ गई। क्या आप लोग तैयार हैं? उसने पूछा। जेनी और लीज़ा दोनों कुछ सुस्त नज़र आ रही थीं। लेनी भी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी और जान छुड़ाने का कोई बहाना तलाश कर रही थी। उन लोगों ने लंबा सफ़र किया था, रात हो चुकी थी और कमरे भी गर्म थे। कौन है जो इस किले की कहानी सुनना चाहता है? उमा ने मुस्कुराकर पूछा। लीज़ा ने फ़ौरन अपना हाथ ऊंचा किया और अपनी बड़ी बहन की तरफ देखने लगी, जो अभी तक फैसला नहीं कर पा रही थी। फिर धीरे धीरे जेनी का हाथ रेंगता हुआ उसके सर से ऊपर उठा तो उमा मुस्कुरा दी। ठीक है, अब हमारा सफ़र शुरू होता है। ये किला 1820 में बनाया गया था। इसे अंग्रेज़ों ने कोलकाता शहर और उसके बंदरगाह की हिफाजत के लिए बनवाया था। ये बंदरगाह उस वक्त बहुत अहमियत रखता था। यहाँ से जहाज़ इंग्लैंड के लिए तंबाकू, खालें और कपास लेकर जाते और वहाँ से कपड़ा, चाय, बारूद और असलहा लेकर हिंदुस्तान लौटते। ये कहानी नवंबर 1897 की है, जब अंग्रेज़ पूरे हिंदुस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। किले का ये हिस्सा जिसमें इस वक्त हम बैठे हैं, एक अंग्रेज़ जोनाथन स्मिथ, जो कि इस किले का इंचार्ज था, उसके रहने की जगह थी। इस किले के बारे में सबसे ज़्यादा विश्वसनीय रिकॉर्ड हमें किला इंचार्ज की बीवी रुबेका स्मिथ की डायरी से मिलता है। इस किले की खूनी कहानी एक तवाइफ के आसपास घूमती है। उमा कहते कहते एकदम रुक गई। फिर उसने जेनी और लीज़ा की तरफ देखते हुए उनकी माँ लेनी से पूछा, क्या ये शब्द इस्तेमाल करना सही है मिसेस ब्राउन? जेनी की उम्र 15 जबकि लीज़ा की 13 बरस थी। दोनों बनावटी मुस्कुराहट से अपनी माँ को तके जा रही थीं। वो सोच रही थीं, शायद इस वर्ड की वजह से उनको ये किस्सा सुनने न दिया जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि इस वर्ड का मतलब अच्छी तरह समझ सकें, लेनी ने कहा। मेरा ताल्लुक़ इस किले के इंचार्ज जोनाथन स्मिथ के अपनी माँ की तरफ से है, स्टीव फ़ख्रिया अंदाज में बोला। वो मेरे बाप के दादा थे। लड़कियां खिसियानी हो रही थीं। उनको अपने बाप का ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। शुरू में तो उन्होंने विरोध किया था, मगर अब वो ये किस्सा सुनना चाहती थीं और उनको अपने बाप का बीच में टोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था।
उमा की कहानी में उनकी दिलचस्पी दो ही वजह से थी, खून और कत्ल और तवाइफ। उमा धीरे से मुस्कुराई। वाह, क्या इत्तेफाक है। इंचार्ज स्मिथ के खूनी रिश्तेदार, ऐसा बहुत कम देखने में आता है। मैं आपको दोबारा वेलकम कहती हूँ। स्टीव का चेहरा स्कूल के बच्चों की तरह खुशी से तमतमा रहा था। लेनी धीरे से उसके करीब होकर बड़बड़ाई, बेवकूफ़, वो तुम्हारी उम्र से आधी उम्र की है। स्टीव ने अपनी बीवी की तरफ देखा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को पढ़ा और फिर सर झुकाकर खामोशी से बैठ गया। हाँ, तो हम कहाँ पहुँचे थे? उमा ने पूछा। तवाइफ, लीज़ा चहचहाई। फिर उसने डरी नज़रों से अपनी माँ की तरफ देखा जो उसे घूर रही थी। ठीक है, उमा बोली, आओ बाहर चलें। उमा ने बाहर आकर अलग अलग इमारतों की तरफ इशारा किया जो किले की चार दीवारी के अंदर फैली हुई थी। बीच में परेड ग्राउंड और उसके दूसरी तरफ फौजी बैरक्स थी जिसमें आम सिपाही रहते थे। दीवार के साथ साथ बने मकान अफसरों और उनकी फैमिली के लिए बनाए गए थे। फिर उमा ने एक छोटी इमारत की तरफ इशारा किया जो किला इंचार्ज के घर के करीब थी। उस मकान या इमारत में तवाइफें रहती थीं। किले के अंदर मौजूद आम सिपाही ज़्यादातर कवारे थे या जो शादीशुदा थे। उनको भी फैमिली को साथ रखने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए उन तवाइफों के गाहक भी यही आम सिपाही थे जो अपनी तन्हाई दूर करने के लिए उनके पास आया करते थे। ये नवंबर 1897 का एक ठंडा दिन था, ऐसा ही ठंडा जैसा कि आजकल है। दिन छोटे और रातें लंबी थीं जब एक नई लड़की यहाँ लाई गई जिसका नाम दारी था। और फिर यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। किला इंचार्ज की बीवी रुबेका स्मिथ ने घोड़ा गाड़ी को किले के सदर दरवाजे से अंदर दाखिल होते देखा। इंग्लैंड से आने वाले समुद्री जहाज से उतरने वाला सामान ये गाड़ी बंदरगाह से किले तक लाती थी। रुबेका ने जहाज के बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने की आवाज़ सुन ली थी। जहाज से सामान उतरते उतरते दोपहर से शाम हो गई थी और गाड़ी को किले तक पहुंचते शाम ढलने लगी थी। रुबेका ने एक दस्ती आईने की फरमाइश की थी जो इंग्लैंड में ख़ास तौर पर बनाया जाता था। उसकी ये फरमाइश पूरी होने में कई महीने लग गए। इस बीच में कई एक जहाज़ बंदरगाह पर लगे, मगर उसके आईने को ना आना था ना आया। वो आईने के लिए बहुत बेताब थी। उस ज़माने में इस किस्म का आईना बहुत ख़ास समझा जाता था और आज उसे ये आईना मिलने की बहुत उम्मीद थी। जैसे ही घोड़ा गाड़ी करीब आई, रुबेका ने देखा उसमें एक मुसाफिर भी था और वो कोई औरत थी। एक अकेली औरत का इस किले में आने का एक ही मतलब था, किले के सिपाहियों की तन्हाई दूर करने के लिए एक और तवाइफ जो ऐश महल में रहेगी। मगर देखने में ये दूसरी औरतों से अलग थी। ये लोकल थी। इससे पहले किले में जितनी भी तवाइफें थीं उनमें कोई भी लोकल नहीं थी। सब की सब दूसरे देशों से ताल्लुक़ रखती थीं। कोई एंग्लो इंडियन तो कोई बर्मी। मगर ये नौजवान लड़की बहुत खूबसूरत थी। न सिर्फ खूबसूरत बल्कि बहुत ही हसीन। सिपाही भी अपना सामान वसूल करने के लिए उस गाड़ी की तरफ बेताबी से भागे, मगर गाड़ी में लड़की को देखकर चौंक गए। अब उनका ध्यान अपने सामान की तरफ कम और उस हसीना की तरफ ज़्यादा था। भौरे, छीछड़ों के पीछे बिल्लियाँ, रुबेका बड़बड़ाई। घोड़ा गाड़ी सप्लाई हाउस के सामने आ रुकी। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए अपनी टोपी को छूकर रुबेका को सलाम किया। हेलो मिसेज स्मिथ। रुबेका ने भी जवाब में अपना सर हिलाया और बोली, तुम जानते हो मैं यहाँ किसका इंतज़ार कर रही हूँ? जी मैम, वो चीज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। रुबेका ने अपना हाथ सीने पर रखते हुए सुकून की एक गहरी सांस ली। उसका महीनों का इंतज़ार रंग ले आया था। सिपाही गाड़ी के आसपास जमा हो चुके थे और अब अपना सामान भूलकर हर एक की ख्वाहिश और कोशिश थी कि वो गाड़ी में मौजूद हसीन और दिलकश लड़की को घोड़ा गाड़ी से नीचे उतारने में उसकी मदद करें। वो सब पागल हो रहे थे। अगर रुबेका का शौहर किला इंचार्ज यहाँ मौजूद होता
और किले से बाहर नहीं गया होता तो रुबेका को पूरा यकीन था कि वो अपना कोड़ा लहराकर उन सबको अपनी अपनी जगह वापस जाने पर मजबूर कर देता। कुछ लोग गाड़ी से सामान उतार रहे थे, मगर उनकी नज़रें भी नई आने वाली लड़की पर जमी हुई थीं। लाओ, मेरी चीज़ मुझे दे दो, रुबेका ने बेचैनी से ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने अपनी सीट के नीचे हाथ डाला और कपड़े में लिपटा एक बंडल निकाल लिया। रुबेका उसकी बनावट से समझ गई कि ये उसका आईना ही है। ड्राइवर उस वक्त रुबेका को वो आईना थमा ही रहा था जब एक सिपाही ने गाड़ी में बैठी लड़की को गोद में उठाकर गाड़ी से नीचे उतारने की कोशिश की। इस कोशिश के दौरान में लड़की की टांग घूमी और रुबेका के हाथ पर लगी, जो ड्राइवर से आईना वसूल कर रही थी। लड़की की टांग लगते ही आईना ड्राइवर और रुबेका दोनों के हाथों से छूट गया और सीधा ज़मीन पर जा गिरा। रुबेका को यूँ लगा जैसे उसके जिस्म से रूह निकल गई हो। वो बिल्कुल शॉक्ड सी खड़ी रह गई। आईना घूमता हुआ नीचे गिरा और पथरीली ज़मीन से टकराया। जब रुबेका के होश बहाल हुए तो वो ज़ोर से चीखी, नहीं। सिपाही डरकर पीछे हट गए, कुछ दूर भाग गए। नई आने वाली लड़की भी सहम गई और अपनी जगह खड़ी अपने होठ चबाने लगी। फिर वो झुकी और ज़मीन से आईना उठाकर रुबेका को दिया। रुबेका ने बेचैनी से आईना झपट लिया और फुर्ती से उस पर लिपटा कपड़ा उतारकर ज़मीन पर फेंक दिया। और फिर उसने आईने को घुमाकर अपनी तरफ किया। आईने के बीचों बीच एक दरार पड़ गई थी। वो टूटकर 2 हिस्सों में बट गया था, मगर ऊपरी खोल की वजह से दोनों हिस्से अपनी जगह मौजूद थे। रुबेका के चेहरे पर गुस्से की कैफियत छा रही थी। उसकी गर्दन गुस्से से तन गई और होठों से सरसराती हुई आवाज़ निकली, सब तबाह कर दिया, तबाह कर दिया। मैं इसकी कीमत देने को तैयार हूँ, वो लड़की कमज़ोर सी आवाज़ में बोली। तुम्हारा नाम क्या है? रुबेका का लहजा गुस्सैला था। मैं इसकी रकम अदा कर दूंगी। वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगी। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? दारी। ये क्या नाम हुआ? तुम्हारा पूरा नाम क्या है? दारी मेम साहब। क्या रखने को कोई अच्छा नाम नहीं मिला था? तुम्हें पता है मैं कितने अरसे से इस आईने का इंतज़ार कर रही थी? नहीं मैम। 4 महीने से। क्या तुम मेरे वक्त की कीमत अदा कर सकती हो? रुबेका ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा। नहीं मैम। दारी का सर झुका हुआ था। तो फिर तुमने इतनी बड़ी बात कहने की जुर्रत कैसे की? मुझे अफसोस है, मेरा मतलब आपका दिल दुखाना नहीं था। दारी बोली तो उसकी आंखें ज़मीन पर गड़ी हुई थीं। वो अपने अंदाज से एक मासूम और सहमी हुई चिड़िया लग रही थी, मगर रुबेका को ये सब बनावटी लग रहा था। उसके ख्याल में वो एक ऐसी बिल्ली थी जो चूहे पर झपटने को तैयार हो। रुबेका का दिल चाह रहा था कि उसके नरम गालों पर जोर का थप्पड़ दे मारे। बकवास बंद करो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। इस आईने की कीमत 2 पाउंड है, तुम दे सकती हो? रुबेका चीख उठी। इस वक्त तो इतनी रकम मेरे पास नहीं है। नहीं है तो फिर इसकी पेशकश क्यों की? मैं जल्दी ही ये रकम आपको दे दूंगी, ये मेरा वादा है, एक तवाइफ का वादा। रुबेका तंजिया अंदाज में गुस्से का इजहार करते हुए बोली और फिर अपने पर्स में से 2 चांदी के सिक्के निकाले और ड्राइवर की हथेली पर रखते हुए बोली, जब जहाज़ पर वापस जाओ तो एक और आईने का ऑर्डर जहाज़ के कप्तान को लिखवा देना। ड्राइवर ने अपना सर हिला दिया। रुबेका ने आईना अपने चेहरे के सामने रखा। दरार की वजह से उसका चेहरा 2 हिस्सों में बटा नज़र आ रहा था। अजीब फनी शक्ल नज़र आ रही थी। उसने दरार पर उंगली फेरी तो खून फूट पड़ा और आईने पर लाल लाल खून की एक लकीर बन गई। मुझे अपनी रकम का इंतज़ार रहेगा, रुबेका ने सरसराती आवाज़ में दारी से कहा और फिर अपने घर की तरफ चल पड़ी।
किला इंचार्ज के घर के कमरे की खिड़की का डायरेक्शन ऐश महल की तरफ था। रुबेका ना चाहते हुए भी उस तरफ देखने पर मजबूर थी। जब से वो लड़की दारी यहाँ आई थी, सिपाहियों में लड़ाई झगड़ा आम बात हो गई थी। शाम होते ही ऐश महल के सामने सिपाहियों की भीड़ लग जाती। सब दारी के ख्वाहिशमंद थे, मगर उसके हुस्न से फ़ायदा उठाने वालों की संख्या 5-6 से ज़्यादा नहीं होती। बाकी सबको मायूस ही लौटना पड़ता। ऐश महल में और भी तवाइफें थीं, मगर दारी के आने के पास से उनकी कदर व कीमत ना होने के बराबर रह गई थी। सिपाही नाकाम लौट जाते, मगर किसी और के बारे में सोचते भी नहीं। उनको उम्मीद होती कि कल किस्मत उनका साथ देगी। किला इंचार्ज जोनाथन स्मिथ ने कई बार धमकी दी कि अगर सिपाहियों ने अपना रवैया नहीं बदला तो वो ऐश महल को ताला लगा देगा, मगर रुबेका जानती थी वो ऐसा कभी नहीं कर सकेगा, क्योंकि फिर सिपाही उसके भी काबू से बाहर हो जाएंगे। एक सूबेदारी ने सोने की पूरी 2 अशरफियाँ रुबेका के घर की दहलीज पर छोड़ दी। सिक्के देखते ही रुबेका का खून एक बार फिर खौलने लगा। उसको इस बात का एहसास शिद्दत से होने लगा कि अगले सितंबर से पहले उसको उसका आईना नहीं मिल सकेगा। तारीख कभी कभार ही सामने आती। सारी मेहनत, सारा दिन नींद, सूरज झुकते ही ख्वाहिशमंदों की एक लंबी कतार ऐश महल के सामने जम जाती। अगले हफ्ते किले में ताउन की महामारी फूट पड़ी। चलते फिरते लोग पट से गिरकर मरने लगे। जोनाथन की ज़बानी रुबेका ने मरने वालों के बारे में सुना, मगर उसने लाशों को देखा नहीं। 1 हफ्ते में 2 लोग मर गए। चलते फिरते लोग लुढ़कने और मरने लगे। वो लोग जो एक दिन पहले सेहतमंद और हट्टे कट्टे नज़र आते थे, अगले दिन वो मुर्दा पाए गए। उनमें से एक परेड ग्राउंड में, दूसरा दीवार पर अपनी ड्यूटी के दौरान में मुर्दा पाया गया। किले के सरकारी डॉक्टर हार्कर ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, और ना उसका पहले ऐसा कोई तजुर्बा था। ये बिल्कुल नई बीमारी थी। लाशों की गर्दनों पर गले के करीब अजीब से 2 नन्हे नन्हे सुराख थे, मगर डॉक्टर के ख्याल में ये सुराख मौत की वजह बनने के लिए काफ़ी नहीं थे। मरने वालों के जिस्मों से खून निकाला या चूस लिया गया था। ये शायद किसी आदमखोर जानवर का काम था। एक दिन रुबेका अपने कमरे की खुली खिड़की के पास बैठी स्वेटर बुन रही थी कि उसको ऐश महल के दरवाजे पर लाल रंग की झलक दिखाई दी। वो शायद उस तरफ ध्यान ही नहीं देती, मगर रंग आग के अंगारे की तरह गहरा और साफ था। ये ज़रूर किसी अफसर का कोट था। वो किसी जासूसी के लिए वहाँ खिड़की में नहीं बैठी थी, बल्कि यहाँ बुनाई के लिए रोशनी बेहतर थी। जब वो आदमी ऐश महल के दरवाजे पर आया तो घबराया और बौखलाया हुआ नज़र आ रहा था और छुपने की कोशिश कर रहा था। दरवाजे पर जलने वाली लालटेन की रोशनी में जब उसने अलर्ट अंदाज में इधर उधर देखा तो रुबेका को उसका चेहरा अच्छी तरह नज़र आ गया। वो लेफ्टिनेंट बेंट था, उसकी दोस्त लिली बेंट का हस्बैंड। वो फुर्ती से ऐश महल के अंदर घुस गया। रुबेका चौंक गई और अब लेफ्टिनेंट के बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। इस परेशानी में वो स्वेटर की 2 कतारें गलत बुन गई। लगभग आधे घंटे के बाद दरवाज़ा दोबारा खुला और लेफ्टिनेंट झिझकता हुआ बाहर निकला और अपने घर की तरफ चल पड़ा। इस राज को अपने पेट में छिपाना रुबेका के लिए मुश्किल हो रहा था। क्या वो लिली को इस बारे में बता दे? क्या वो उसका भरोसा करेगी? ये सब उस तवाइफ का कसूर था। जब से वो आई थी, किले में सब अजीब और रहस्यमयी हो रहा था। रुबेका ने ये बात अपनी एक और सहेली मार्गरेट एड को बता दी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर ये राज उसने किसी को नहीं बताया तो उसका पेट फट जाएगा। मार्गरेट उसके राज को राज रख सकती थी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर किले में मौजूद वो इकलौती औरत जो इस राज से बेखबर थी, वो लेफ्टिनेंट बेंट की बीवी लिली बेंट थी। रुबेका के लिए ये सब बहुत अजीब था, मगर इसका नतीजा ये निकला कि बाकी सब अफसरों की बीवियां एक दूसरे के करीब आ गईं। एना बेंट पॉटर का ख्याल था कि
कि लिली को अपने हस्बैंड से अलग हो जाना चाहिए। वहीं पर ईवा ने खबर दी कि उसके हस्बैंड डॉक्टर हार्कर ने बताया है कि कल 3 और लोग उस अजीब ताउन की वजह से मारे गए हैं। सुबह को ठंड और बढ़ गई। सारा दिन हल्की बारिश होती रही, मगर शाम तक मौसम खुल गया और हमेशा की तरह ऐश महल के सामने उम्मीदवारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। रुबेका हमेशा की तरह खिड़की के सामने कुर्सी पर बैठी थी, मगर आज उसका ध्यान स्वेटर बुनने पर नहीं था। उसने लालटेन बुझा दी थी। इस तरह अंधेरे कमरे से ऐश महल की तरफ देखना उसके लिए बहुत आसान था। रात काफ़ी भीग चुकी थी जब सारे लोग वापस चले गए और बाहर सन्नाटा छा गया, तो एक साया अंधेरे से प्रकट हुआ और ऐश महल के दरवाजे पर हल्की दस्तक देने लगा। ये कैप्टन पॉटर था, रुबेका की दोस्त का हस्बैंड। रुबेका ने देखा कि 2 जनाना हाथ दरवाजे से बाहर आए और कैप्टन को हौले से अंदर खींच लिया। रुबेका ने जो कुछ देखा उसमें ज़र्रा बराबर भी शुबा नहीं था। दूसरी सुबह जब उसने बाकी अफसरों की बीवियों को ये बात बताई तो उन सब के चेहरों पर तनाव छा गया। मामला ज़्यादा गंभीर हो गया था। अब उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। चोर घर में दाखिल हो चुका था और किसी भी वक्त किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। अब हमें क्या करना चाहिए? ईवा हैकर ने रुबेका को गंभीर लहजे में पूछा। रुबेका किला इंचार्ज की बीवी थी और किला इंचार्ज सारे किले का हाकिम था। उसके पास इतने पावर्स थे कि कुछ ही लम्हों में उस तवाइफ को उठाकर किले से बाहर फेंक दे। इसलिए यह जिम्मेदारी भी रुबेका की बनती थी कि वो इस प्रॉब्लम का हल निकाले। रुबेका पहले से ज़्यादा परेशान हो गई। वो अपनी दोस्तों को खबरदार करने और अपना बोझ बांटने गई थी, मगर उसका बोझ दुगना हो गया था। परेड ग्राउंड में खड़े पानी से गुजरकर वो घर आई तो उसके पांव ठंडे हो रहे थे। घर वापस आते हुए जब वो चर्च के करीब पहुंची तो उसका जी चाहा कि वो दुआ करने और रहनुमाई हासिल करने यानी गाइडेंस हासिल करने के लिए वहाँ रुक जाए। जब वो अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा डॉक्टर हार्कर दूर एक कोने में अपना सर थामे अकेला बैठा था। वो दुबला पतला लंबे कद का आदमी था। वो उस वक्त परेशान नजर आ रहा था। डॉक्टर, खैरियत तो है? रुबेका ने परेशान लहजे में पूछा। हार्कर उसके पुकारने पर चौंक उठा। उसके चेहरे पर परेशानियों के साए थे। जब उसने रुबेका को देखा तो वो काफ़ी संभल गया। हाँ, मैं ठीक हूँ। लगता है तुम किसी मुसीबत में हो। रुबेका ने एक और सवाल कर दिया। डॉक्टर कुछ लम्हे उसके चेहरे को तकता रहा, जैसे किसी उलझन का शिकार हो। फिर वो अपने होश जमा करते हुए बोला, माफ़ करना, मुझे ज़रा जल्दी है। इसके साथ ही वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। क्या आपकी मुश्किल का ताल्लुक नए किस्म के ताउन से है? रुबेका ने हवा में एक तीर फेंका। डॉक्टर चौंक गया। तुम जानती हो उसके बारे में? उसके उठते कदम थम गए। मुझे अपने हस्बैंड से इसके बारे में पता चला था, रुबेका ने कहा। डॉक्टर हार्कर कुछ लम्हे चुपचाप खड़ा रहा, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। फिर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन संभलने लगे। रुबेका जानती थी कि वो उस पर भरोसा करेगा, क्योंकि वो पहले से उसके बारे में जानती है। आज रात एक और सिपाही मर गया। मेरा ख्याल है ये ताउन नहीं है, कोई नई और ख़तरनाक बीमारी फैल रही है। मरने वालों की गिनती बढ़ती जा रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, हफ्तों से ऐसा हो रहा है। एक शिकार हर दफ़ा, मगर ये इस तरह नहीं फैल रही जैसे बाकी बीमारियां फैलती हैं। इस मर्ज़ का शिकार एक शाम बिल्कुल तंदुरुस्त हट्टा कट्टा होता है, मगर अगली सुबह को मुर्दा पाया जाता है। और एक हफ्ते में ऐसे शिकार 2 या 3 होते हैं, न ज़्यादा न कम। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये कोई मर्ज़ या बीमारी नहीं, कोई शैतान है जो हमारे बीच घुस आया है और लोगों का खून चूस रहा है। इसलिए मैं यहाँ दुआ करने आया हूँ। तुम भी दुआ करो।
इसके आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का दूसरा और आखिरी पार्ट अगले वीडियो में।